हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अर्थात कि फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक आर्थिक कारणों का वर्णन करें। है ना? तो इसी क्वेश्चन के आंसर पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कंपाइल आंसर को कैसे आप अपने एग्ज़ाम में लिखें या कैसे एग्ज़ाम में इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लिखा जाता है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा जाता है और कैसे हमने इसको जो है यहाँ पे लिखा है। इसका आंसर जैसा कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की जिन घटनाओं ने 19वीं सदी को एक दिशा प्रदान की, उनमें सर्वाधिक प्रमुख घटना फ्रांस की 1789 की क्रांति थी। इसने यूरोप में राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तनों का दौर शुरू किया। इस क्रांति द्वारा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर नागरिक अधिकारों और बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था स्थापित की गई। फ्रांस की क्रांति जनित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे ने संपूर्ण यूरोप को पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलित किया। अगले 100 वर्षों तक यूरोप में होने वाली प्रमुख घटनाओं को यह क्रांति प्रभावित करती रही। अब अगर हम लोग पुरातन फ्रांस की क्रांति के कारणों पर चर्चा करें तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखें कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था और क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि फ्रांस की पिछली सदियों की व्यवस्था में देखी जा सकती है, जिसे पुरातन व्यवस्था की आसिया रिजीम कहा जाता है। ये टर्म आप लोग याद रखें, आसिया रिजीम, अर्थात फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उसको क्या बोला जाता था, आसिया रिजीम। क्रांति के वास्तविक कारणों को समझने के लिए वहाँ की इस पुरातन व्यवस्था को जानना अति आवश्यक है ना। यहाँ पे एक हमने डायग्राम दिया हुआ है जो फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी उसको इसमें इसके ज़रिए बताया गया है। यहाँ पे देखें सामाजिक स्थिति में वहाँ फ्रांस का जो समाज था बेसिकली 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे और तृतीय स्टेट में सर्वसाधारण वर्ग आते थे। यहाँ पे देखें तृतीय स्टेट भी जो है वह कुल मिला के 3 भागों में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट में जो थोड़े से जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली थी और साथ ही साथ बौद्धिक रूप से वो काफ़ी सक्षम थे, उन वे जो है वो उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। द्वितीय में किसान और कारीगर आते थे और तीसरे में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि आते थे। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस का समाज पुरातन व्यवस्था पर आधारित श्रेणीबद्ध समाज था। यह समाज 3 श्रेणियों में बटा था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें सामंत आते थे और तृतीय स्टेट जिसमें मध्यम वर्ग तथा जनसाधारण वर्ग के लोग आते थे। सामाजिक हैसियत और अधिकारों के आधार पर उच्च पादरी तथा कुलीन सामंत वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अंतर्गत तथा समस्त जनता, किसान, मजदूर, नौकर और व्यापार करने वाली आदि अधिकारहीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। प्रत्येक वर्ग के अंदर भी श्रेणियां थीं जिनके अधिकार और सुविधाओं में असमानता थी। उच्च पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग सामंत वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। मध्यम वर्ग, कृषक और मजदूर आदि सर्वसाधारण वर्ग अधिकार विहीन वर्ग था। समाज की यह विषमता धीरे धीरे आपसी तनाव का कारण बनी। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में जो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उन लोगों की क्या स्थिति थी और जो अधिकार विहीन वर्ग था, सामान्य वर्ग, उसकी क्या स्थिति थी। अब इसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में अगर हम लोग पादरी वर्ग की बात करें तो फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक थी, अतः पादरियों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पादरियों में भी 2 वर्ग थे, उच्च पादरी तथा सामान्य पादरी। उच्च पादरी वर्ग में आर्कसिप, एबे आदि पद थे। पद खरीदे जाते थे, अतः उच्च पादरी सामान्यतः अमीर कुलीनों के पुत्र होते थे। इनकी आय बहुत अधिक थी। राज्य की 10% भूमि पर उनका अधिकार था। 2% उपहार के रूप में राजा को कर देते थे। इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में नहीं थी तथा वह विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे।
सामान्य पादरी वर्ग में स्थानीय गिरजाघरों का वह पादरी थे जो निम्न वर्ग या किसान परिवार से आते थे। इन छोटे पादरियों की आय कम थी, परंतु जनता के सभी धार्मिक कार्यों को यह छोटे पादरी वर्ग ही जो है संपन्न कराते थे। जनता के कष्टों से परिचित इन पादरियों ने क्रांति के समय जनता का काफ़ी सहयोग किया था। अब अगर हम लोग कुलीन वर्ग की बात करें तो कुलीन वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त दूसरा वर्ग कुलीन सामंतों का था। राज्य, सेना और चर्च के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इनका ही अधिकार था। यह वर्ग अनेक उपवर्गों में बटा था, जैसे कि प्राचीन अभिजात वंशों के सामंत, सैनिक सामंत, दरबारी सामंत, नागरिक और न्यायिक प्रशासन की पोशाकधारी सामंत, राज कृपा से बने नवोदित सामंत। इनमें अभिजात सामंत नवोदित सामंतों को और दरबारी सामंत प्रांतीय सामंतों को ही दृष्टि से देखते थे। आर्थिक दृष्टि से भी सभी सामंत समान नहीं थे। सेना में कमीशन केवल कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिए गए थे। संपूर्ण भूमि का 5वां भाग इनके पास था। यह स्वयं कोई कर नहीं देते थे, परंतु जनता पर कर और जुर्माना लगाने, न्याय करने, शिकार करने, बेगार लेने आदि के द्वारा सभी सामंत किसानों का शोषण करते थे। लुई 13वें के समय रिसलू ने सामंतों के बहुत से राजनीतिक अधिकारों में कटौती कर दी थी। सामंत अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। क्रांति के पूर्व लुई 16वें के सुधारों का पार्लियामा में विरोध और स्टेटस जनरल बुलाने की मांग इन सामंतों की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। कहने का मतलब ये है कि सामंतों के द्वारा जो अपना विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा था, उस पर जब लुई 13वें ने अंकुश लगाने की कोशिश की और उसकी राजनीतिक जो प्रतिष्ठा था, मतलब या राजनीतिक अधिकार था, उसको जब कम करने की कोशिश की, तो जितने भी सामंत वर्ग के अधिकारी थे वे सभी अपने कूटनीतिक चालों के तहत जो है वह राजसत्ता को बदल देते थे, या फाइनली लुई 16वां के समय में जो स्टेटस जनरल की जो बैठक बुलाने की जो मांग की थी, बेसिकली इन्हीं के द्वारा की गई थी, ताकि स्टेटस जनरल के द्वारा फिर से ये कुलीन अपने विशेषाधिकार को प्राप्त कर सके या अपने अधिकारों को बढ़ा सके। ये स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा उन लोगों की यही थी। अब अगर हम लोग अधिकार विहीन वर्ग अर्थात सर्वसाधारण की बात करें तो फ्रांस की अधिकांश जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। देश की 94% जनता इसी वर्ग में आती थी। मतलब किस वर्ग में? सर्वसाधारण वर्ग में। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग में बहुत असमानता थी, जिसके आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग है मध्यम वर्ग। जैसा कि अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे कि जो सर्वसाधारण वर्ग था उसको 3 वर्ग में बांटा गया था। तो पहला मध्यम वर्ग में कौन कौन थे हम लोग देखते हैं कि इस वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, सरकारी कर्मचारी आदि लोग सम्मिलित थे। इनके पास धन और योग्यता थी, किंतु समाज और राजनीति में इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह वर्ग पुरातन व्यवस्था का पूर्ण विरोधी था तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहता था। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास धन भी है और योग्यता भी है और उसके अकॉर्डिंग अगर समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिले, राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, तो एक विरोध या विद्रोह की जो है स्वर निश्चित तौर पर उठने लगती है। और यही हाल फ्रांस के मध्यम वर्ग में भी उत्पन्न हुआ था। मध्यम वर्ग के अनेक पूंजीपतियों ने सरकार को कर्ज दे रखा था, लेकिन राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपना धन वापस न मिलने की चिंता सता रही थी। वह सुधारों के पक्षधर थे और अपने हित में कानून में परिवर्तन कराकर कुलीन वर्ग के समान अधिकार पाना चाहते थे। यह मध्यम वर्ग ही क्रांति का वाहक बना। दूसरा जो अधिकारविहीन वर्ग में था वो था कृषक वर्ग। फ्रांस में सबसे अधिक संख्या किसानों की थी। कुल जनसंख्या का लगभग 80% किसान थे। यूरोप के अन्य देशों के किसानों ने फ्रांस के किसान की स्थिति में मतलब बेहतर स्थिति में थी, तथापि इनमें कुछ धनी किसानों को छोड़कर अधिकांश किसानों की समाज के अन्य वर्गों की तुलना में स्थिति जो थी वह निम्न थी। स्वतंत्रता और अर्धदास दोनों प्रकार के किसान कुलीनों के शोषण के शिकार थे। उन्हें अपनी आमदनी का 80% भाग राज्य, चर्च और कुलीनों को कर और नजराने के रूप में देना पड़ता था। उनमें अपनी निम्न सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण असंतोष था। यह असंतोष शोषक सामंतों के विरुद्ध क्रांति के रूप में प्रकट हुआ।
अब थर्ड जो है वह है मजदूर वर्ग। यह वर्ग मध्यम वर्ग और पूंजीपतियों पर निर्भर था। इनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इस वर्ग में शहर में रहने और मध्यम वर्ग के संपर्क के कारण राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। इस प्रकार असमानता पर आधारित फ्रांस की पुरातन सामाजिक व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति संदेह और असंतोष व्याप्त था। अपनी पुस्तक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द नेपोलियन में लियो गर्साय ने फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में सामाजिक कारण को महत्वपूर्ण कारक माना है। सामंतों की राजनीतिक अधिकार पाने की इच्छा, मध्यम वर्ग में जागरूकता और किसानों और मजदूरों में आक्रोश आदि क्रांति के कारण बने। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सामाजिक स्थिति जो वर्तमान में पुरातन सामाजिक फ्रांस में जो पुरातन सामाजिक स्थिति थी उसके अंदर जो भी खास करके मध्यम वर्ग थे जिन्होंने अपनी स्थिति में आर्थिक स्थिति में सुधार कर लिया था और साथ ही साथ वे मानसिक रूप से भी जागरूक हो चुके थे, वे अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने लगे थे और वही क्रांति के एक तरीके से वाहक बने। अब अगर हम लोग आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि ब्रुबो वंश के अधीन फ्रांस की अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख थी। शासकों की विलासिता, अपव्ययता, वित्त नीति, दोषपूर्ण कर प्रणाली और कृषि तथा उद्योग व्यापार के विकास के प्रति उदासीनता ने फ्रांस को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। अब एक एक करके हम लोग देखें कि क्या क्या स्थिति थी। शासकों की विलासिता तथा बजट का अभाव। राज्य की वित्तीय नीति दोषपूर्ण थी। आय के अनुसार व्यय करने के स्थान पर व्यय के अनुसार आय निश्चित की जाती थी, है ना। सोचिए कितनी विडंबना थी कि पहले फ्रांस में जो राज दरबार था वो कितना आय है उसके अकॉर्डिंग खर्च करने को छोड़ करके पहले लोग खर्च जितना किया जाता था उसके अकॉर्डिंग जब फ्रांस की जनता पे कर लगाते थे और उन लोगों से जो है बलपूर्वक और अनुचित तरीके से कर वसूल किया जाता था। राजा की व्यक्तिगत संपत्ति तथा राजकोष में कोई अंतर नहीं था। राजा और उसका परिवार शान शौकत तथा विलासिता पर मनमाना धन व्यय करता था। राज्य की समस्त आय का 3/4 भाग युद्धों और राजनयिक संबंधों पर व्यय किया जाता था। लुई 14वें और 15वें द्वारा लड़े गए युद्धों ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को पहले ही कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद लुई 16वें ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। रानी अपने दास दासियों पर बहुत अधिक धन व्यय कर देती थी। क्रांति से पूर्व फ्रांस को प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़ का घाटा हो रहा था। सरकार अपने खर्चों की पूर्ति के लिए पूंजीपति वर्ग से ऋण लेती रही और अंत में स्थिति इतनी खराब हो गई कि राष्ट्रीय आय का आधा भाग कर्ज के रूप में कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खर्च होने लगा। दूसरा है दोषपूर्ण कर प्रणाली। अधिकांश जमीन सामंतों के पास थी, परंतु अधिकांश भूमि का मालिक होने के बावजूद विशेषाधिकार प्राप्त सामंत और पादरी वर्ग प्रत्यक्ष करों से मुक्त था। अर्थात कि पादरी वर्ग और सामंत वर्ग राज्य को कोई कर नहीं देते थे। करों का अधिकांश भाग किसानों और सामान्य जनता को उठाना पड़ता था। किसानों को उपज का अधिकांश भाग भूमि कर टाइल के रूप में चला जाता था। इसके अतिरिक्त उनको उपज का 10वां भाग धर्म कर अर्थात टाइथ के रूप में चर्च को तथा कई अन्य प्रकार के कर सामंतों को देने पड़ते थे। 1778 के पश्चात मंदी के दौर में सामंतों ने अपनी हानि की पूर्ति हेतु सामंतीय करों में वृद्धि कर दी थी। अप्रत्यक्ष कर विशेष रूप से नमक कर को गैबेल में बोला जाता था। नमक कर ये जो था अत्यंत कष्टदायी था। कानून के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 7 पाउंड नमक अवश्य खरीदना पड़ता था। करों को ठेके पर वसूल करने की प्रथा थी। ठेकेदार अधिक मात्रा में कर वसूल कर एक हिस्सा स्वयं रख लेते थे तथा राज्य को मात्र 60-65% ही राजस्व प्राप्त हो पाता था। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो दोषपूर्ण कर प्रणाली थी उससे दोनों को नुकसान हो रहा था। एक तरफ जहां जनता का अत्यधिक शोषण किया जा रहा था सामंतों और पादरियों के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ ये जो अनुचित तरीके से जनता के द्वारा जो कर वसूला जाता था जनता से, वो राज्य को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाता था। अब अगर ये राज्य की ओर से कृषि के विकास हेतु भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।
तथा राज्य के प्रतिकूल और कड़े नियंत्रण के कारण उद्योग और व्यापार की भी प्रगति नहीं हो रही थी। राज्य में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रत्येक प्रांत की सीमा पर चुंगी देनी पड़ती थी, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी। इस दौरान सन 1788 में फ्रांस तथा यूरोप के बहुत बड़े भाग में अकाल पड़ा। आधुनिक शोधों के अनुसार इस व्यापक अकाल के लिए अल नीनो प्रभाव उत्तरदायी थे। अल नीनो प्रभाव क्या है, इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में समझाया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। यह ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लें। आगे हम लोग देखते हैं कि इससे फ्रांस में खाद्य पदार्थों की अत्यधिक कमी हो गई और रोगों और कुपोषण में वृद्धि हुई। फ्रांस में गरीब किसान और मजदूर वर्ग के सम्मुख भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फ्रांस दिवालिया होने को था। 1774 से 1776 के मध्य वित्त मंत्री तुर्गो ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूमि के उपयोग, मुक्त व्यापार नीति आदि कई सुधार करने का प्रयास किया, तो उसे पद से हटा दिया गया। अगले वित्त मंत्री नेकर ने भी तुर्गो की भांति राज्य का व्यय कम करने और कुलीनों पर कर लगाने का प्रयास किया, तो रानी मैरी अंतोनेट ने और कुलीनों के दबाव में उसे भी 1781 में पद से हटा दिया गया। रानी और दरबारी सामंतों के षड्यंत्रों और सामंतों के द्वारा सहयोग न करने के कारण आर्थिक सुधार के सभी प्रयास असफल रहे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए सबसे जिम्मेदार कारक उसकी पुरातन सामाजिक व्यवस्था और वर्तमान जर्जर आर्थिक स्थिति ही था। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक जो है नपातुला आंसर आप लोगों को उपलब्ध कराया है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए ये सारे आंसर जो है वह सफिशिएंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।